दोपहर के 4 बजे थे। बीती रात पार्टी करने वाले हर इंसान पर हैंगओवर हावी था। हम सुबह 6 बजे होटल लौटे थे और सीधे ब्रेकफास्ट करने चले गए थे। मुझे याद है कि मैं अपनी मॉम के साथ बैठकर पैनकेक्स ऑर्डर कर रही थी, लेकिन मैं पूरे समय ऊँगती रही और ज़्यादा खा नहीं सकी। वेकअप, ये ठीक नहीं है। जिसके पेरेंट्स सोचेंगे कि कैसी अनकल्चर्ड दुल्हन है, उनके घर आ रही है। इस तरह भला कोई पीता है? मेरी माँ मुझे हिलाते हुए कह रही थी। उनके बेटे ने भी तो ऐसे ही किया। वह तो उल्टे हमारे क्लब क्लब चला आया। वो लड़का है। उस हैंगओवर वाली हालत में भी मेरे भीतर की फेमिनिस्ट जाग उठी और मैंने माँ को घूर कर देखा। लड़का हुआ तो क्या, अल्कोहल के कारण आया हुआ कॉन्फिडेंस अभी मुझ में कायम था। कुछ खा लो और फिर थोड़ा आराम कर लो। आज भजन होंगे, इसलिए कुछ डिसेंट सा पहन लेना। आखिर तुम लोगों को भजन से पहली वाली रात को ही ऐसे पार्टी करने की ज़रूरत क्या थी? आप बुजुर्गों को पार्टी के अगले दिन भजन करने की क्या ज़रूरत है? तुम पैसा कमाने लगी हो, इसका मतलब कुछ भी बोलोगी। मैं चुप रही। मैंने नहीं कहा कि उनकी ये अनकल्चर्ड और गैर जिम्मेदार बेटी आज अपनी शादी का खर्चा उठा रही थी। $1,50,000 या 1 करोड़ रुपए मेरी सैलरी से वेडिंग बजट के नाम पर कटे थे। क्या उन्हें इसकी कोई परवाह भी थी? मुझे खुद को शांत करने के लिए एक गिलास ऑरेंज जूस गटकना पड़ा। तुमने अपनी लाइफ की पहले ही 12 बजा ली है। क्या अब तुम कुछ दिन अच्छे से रह सकती हो या नहीं? मेरे भीतर की आवाज़ ने मुझसे कहा, ओह गुड मॉर्निंग मिनीमी, तुम नींद से कब जागी? मुझे अपने रूम में ले जाया गया, जहाँ दीदी अब भी अपनी लाल ड्रेस पहने सो रही थी। मैंने चेंज करके टी शर्ट और पैजामा पहना। दीदी की टांगें ठीक ठीक की और उनके पास लेट गई। मेरे सिर ऐसे दर्द कर रहा था मानो किसी ने उस पर हथौड़े मारे हों। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। दोपहर में 2:30 बजे मुझे दीदी ने उठाया। उठ जाओ, भजन करना है। भजन 4 बजे होंगे, अभी से क्यों उठा रही हो? मैंने कहा। मेरी आंखों मेरी आंखों में दिन की रोशनी चुभ रही थी। दीदी ने पर्दे खोल दिए। तुम्हें तैयार होने के लिए भी तो समय चाहिए। ये लो, तुम्हें ये ऑरेंज साड़ी पहननी है। नहीं, मैंने कहा और तकिए से अपना मुंह ढक लिया। लेकिन आखिरकार मुझे उठना ही पड़ा। मैं कपड़े पहनने की लंबी प्रक्रिया को लेकर बड़बड़ाती रही, जैसे लड़कियां ही समझ सकती हैं। होटल ने एक हेयर और मेकअप ड्रेसर को हमारे रूम में भिजवाया, जिसके हेयर ड्रायर की आवाज़ से मेरा सिर और दुखने लगा। हम नीचे फंक्शन रूम में पहुंचे। उसे इस तरह सजाया गया था मानो वो किसी मंदिर के अंदरूनी हिस्से जैसा लगे। दीवारें गेंदे के फूलों से सजी थीं। बीच में साईं बाबा की बड़ी सी तस्वीर रखी थी। मेरे पेरेंट्स किसी भगवान से ज़्यादा उनमें आस्था रखते थे। दूसरे हिंदू भगवानों की मूर्तियां भी वहाँ थीं। भजन गायकों ने अपने अपने माइक सेट कर रहे थे। नौजवान लोग पीछे की तरफ बैठे थे। ब्रजेश के दोस्त और कजिन्स ने सिल्क के कुर्ते पैजामे पहन रखे थे। तरोताज़ा दिखने के लिए वो शॉवर लेकर आए थे। अपने हैंगओवर से निपटने के लिए वो कॉम्बीफ्लेन की गोलियों का सेवन कर रहे थे। लड़कियों की हालत भी उनसे कोई बेहतर नहीं थी। उनमें से अधिकतर लहंगा या सलवार कमीज पहने दीवार से टिक कर बैठी थी। जिस तरह की भारतीय लड़कियां छोटे कपड़े पहनने वाली पार्टी चिक्स से तुरंत ढकी छुपी भजन गाने वाली कन्या बन जाती हैं, वह किसी चमत्कार से कम नहीं। भजन शुरू हुए। सिंगर की आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन हैंगओवर के कारण हमें वह बिजली की कड़कड़ाहट जैसी सुनाई पड़ रही थी। ब्रजेश ने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने इशारा किया कि मैं सो जाना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ कॉम्बी फिल्म की एक गोली बढ़ा दी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कमला बुआ ने कहा। बस थकान है। मेरे पास एक आयुर्वेदिक दवाई है जो अच्छा काम करती है, कमला बुआ ने कहा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती थी कि कॉम्बी फिल्म से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। भजन अच्छे हैं बुआ, मैंने कहा। हमारे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी आई। मैंने 2 कप उठा लिए। कॉफ़ी पीने के बाद जैसे मुझ में थोड़ी चेतना आई। चलो अब आगे आकर प्रार्थना करो बेटा, मेरी एक आंटी ने मुझसे कहा। ब्रजेश और मैं दोनों आगे बढ़े और भगवान के आगे सिर झुकाया। सिंगर्स ने हम दोनों के लिए एक स्पेशल गाना गाया। मैंने ब्रजेश की ओर देखा। उसकी आंखें बंद और हाथ जुड़े हुए थे।
वो सच में प्रार्थना कर रहा था। मुझे अफ़सोस है कि मैं उसकी जितनी श्रद्धा से प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। फिर मैं पीछे जाकर लड़कियों के साथ बैठ गई। ब्रजेश लड़कों के पास चला गया। अगला भजन थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर था, इसलिए लोग भी साथ में गाने लगे, लेकिन तेज़ आवाज़ के बावजूद मुझे हल्की सी झपकी लग गई। लेकिन जैसे ही दाढ़ी वाला एक नौजवान कमरे में भीतर आया, मैं झटके से जाग गई। उसके घुंघराले बाल थे और उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था। ओह गॉड! देबू! मेरे मुंह से निकल गया। क्या? मेरे पास बैठे रजनी ने कहा। कुछ नहीं, मैंने कहा। वह कॉन्फिडेंस के साथ साईं बाबा की तस्वीर के पास गया, घुटने के बल झुका और सिर नवाया। इसके बाद वह लड़कों के बीच जाकर बैठ गया, फिर भजन की लय पर हाथ बजाकर ताल देने लगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। ठीक उसी समय ब्रिजेश भी मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। मैंने दोनों को एक फेक स्माइल दी। मुझे देबू से बात करनी थी, लेकिन कैसे? मेरा फ़ोन कहाँ था? मेरा फ़ोन कहाँ है? आज तो मैंने उसे देखा ही नहीं। कहीं क्लब में ये तो नहीं रह गया? मैंने रजनी से कहा। कल रात तो वो अदिति दीदी के पास था ना। मैंने अदिति दीदी के कंधे तपाए। वो मेरे सामने सलवार कमीज पहने बैठी थी और बहुत आस्था से भजन गा रही थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि बीती रात उन्होंने बेबी डॉल गाने पर सनी लियोन के हर स्टेप को करके दिखाया था। क्या है? उन्होंने कहा। मैंने इशारे से क्या है? उन्होंने कहा। मैंने इशारे से उनसे पूछा कि मेरा फ़ोन कहाँ है। उन्होंने अपने पर्स में हाथ डाला और उसे निकाल कर मुझे दे दिया। उसमें केवल 5% बैटरी बची थी। मैंने अपने मैसेजेस चेक किए। कुछ ब्रजेश के मैसेज थे जब वो रात को क्लब क्यों भी आना चाह रहा था। देवू के भी मैसेज थे, वह अब टेक ऑफ कर रहा है। और फिर एक मैसेज ये भी था कि वो गोवा पहुंच गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने देवू को मैसेज किया। उसने अपना फ़ोन चेक नहीं किया, वह भजनों में खोया हुआ था। मैंने उसे इशारा किया कि वो अपना फ़ोन चेक करे। उसने अपना फ़ोन चेक किया और बहुत सारी विंक की स्माइल भेज दी। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? नाइस सरप्राइज है ना? बकवास बंद करो देवू। मेरे यहाँ पूरी फैमिली यहाँ पर है। हाँ, मैंने देखा। दूल्हे को भी देखा। उसकी भी पूरी फैमिली है। गोल्डन सिल्क कुर्ता है, यही पहना है ना दूल्हे ने? क्या चाहिए तुम्हें? आमने सामने की बातचीत मैं नहीं कर सकती। मैं इतनी दूर से आया हूँ, प्लीज़। मेरा फ़ोन बंद हो रहा है। मुझसे मिलो। कैसे? कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी, कभी भी। भजन के बाद होटल की जिम में। मैंने सोचा कि ठीक है, वैसे भी भजन के बाद जिम कौन जाएगा। देबू ने थम्स अप का साइन बनाकर भेजा। देबू बेंच प्रेस पर बैठा था। उसके हाथ में एक डंबल थी और वो बाइसेप कर्ल कर रहा था। मैं उसके सामने खड़ी थी। आर यू क्रेजी? मैंने कहा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तुम इस ऑरेंज साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऑरेंज साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। वाओ, जस्ट वाओ। वॉट एवर। लेकिन क्या तुम उस डंबल को नीचे रखोगे? मैं तो बस नेचुरल लगने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तुम कुर्ते में हो और मैं साड़ी में। हम यहाँ नेचुरल लग ही नहीं सकते। देबू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाना है ना? तुम फ्लाइट पकड़कर सीधे यहाँ आ पहुँचे। हाँ, और अब मुझे जेट लैग घेरे हुए है। तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ कैसे आई हूँ। सभी लोग मुझे डिनर के लिए ढूंढ रहे होंगे। ये कोई मजाक नहीं है। मुझे पूरी फैमिली यहाँ पर है और उसकी इज्जत का सवाल है। उनकी इज्जत का सवाल है। तुम एकदम से भजन करने कैसे चले आए? क्योंकि मैं ये प्रार्थना करना चाहता था कि मेरा मिशन कामयाब हो। कैसा मिशन? तुम्हें फिर से हासिल करने का, क्योंकि अभी मेरे लिए तुम इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो। मैं हैरान रह गया और उसकी ओर देखती रही। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह 2 हफ्ते की दाढ़ी थी और उसके बाल घुंघराले थे। उसका वजन जरूर थोड़ा बढ़ा हुआ था। कैसी हो बेबी? मुझसे इस तरह बात मत करो। मैंने इतनी जोर से कहा कि ट्रेडमिल पर चल रहे एक अमेरिकी आदमी ने पलटकर मेरी ओर देखा। तुम्हें अंदाजा भी है मुझे तुम्हारी वजह से क्या कुछ सहना पड़ा? तुमने तो जैसे मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक ही दिया था। वो मेरी बेवकूफ़ी थी। तब मैं केवल 24 साल का इनसिक्योर नौजवान था। और अब क्या हो तुम? 28 साल के बेवकूफ़? हो सकता है, लेकिन अब मैं कम से कम इतना बड़ा तो हो ही गया हूँ कि समझ सकूँ कि मेरी ज़िंदगी में आई
सबसे खूबसूरत आई सबसे खूबसूरत इंसान थी। क्या? इट्स ओवर देव, ये बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। तुम तो मेरे फ़ोन का भी जवाब नहीं देते थे। आई एम सॉरी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं तुमसे कहूँगी कि यहाँ से चले जाओ, जाओ कोलकाता में अपने पेरेंट्स से मिल लाओ, अगर तुम इंडिया में हो। न्यूयॉर्क बेबी। व्हाट न्यूयॉर्क? क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं जो हमने न्यूयॉर्क में साथ बिताए थे? हमारे बीच इश्यूज थे माना, लेकिन तुम वो तमाम यादें कैसे भूल सकती हो? उसने मेरी आंखों में झांक कर देखा, ऐसा लग रहा था मानो तो बहुत ही तकलीफ में हो। उसने मेरी आंखों में झांक कर देखा, ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत तकलीफ में हो। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था कि कोई आधी दुनिया का चक्कर लगाकर मेरे लिए आया हो, और जिस इंसान ने आपके लिए किया हो उस पर आप देर तक चिल्ला नहीं सकते। तुम सब कुछ भूल गई हो बेबी, देबू ने फिर कहा। नहीं देबू, मुझे सब कुछ याद है। मैंने कोमल स्वर में कहा। न्यूयॉर्क 4 साल पहले। बेगल्स। वे इन्हें ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, बेगल्स। अविनाश ने गोल्डमैन सॉक्स के 85 ब्रॉड स्ट्रीट वर्ल्ड वाइड हेडक्वार्टर से ब्रेकफास्ट काउंटर पर कहा। अविनाश IIMA का मेरा बैचमेट था। मेरी तरह उसने भी यहाँ आकर जॉब पाने में कामयाबी पाई थी। वो अपना MBA करने से पहले भी विदेश में जॉब कर चुका था। अमेरिका में चीज़ें कैसे होती हैं इस बारे में मुझसे कहीं बेहतर जानता था। उसने डोनट के आकार वाली ब्रेड उठाई, उसे काले प्लास्टिक से एक चाकू से हॉरिजॉन्टल स्लाइस किया और उस पर पनीर लगा दिया। बेगल और क्रीम चीज़, क्लासिक कॉम्बो, उसने कहा। थैंक्स अविनाश, मैंने कहा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक वेस्टर्न स्टाइल ऑफिस में सूट पहना था। IIM में हुए अपने इंटरव्यू तक मैंने साड़ी ही पहनी थी। कहीं यह स्कर्ट बहुत टाइट तो नहीं? कहीं मेरा पिछवाड़ा बहुत बड़ा तो नहीं दिख रहा? मेरे बाल तो ठीक है, मेरे भीतर रहने वाली मिनी भी आज बहुत बोल रही थी। आखिर ये उसके लिए बकबक करने वाली परफेक्ट सिचुएशन जो थी। दुनिया भर से 200 फ्रेश रिक्रूट्स ने ज्वाइन किया था। हमारी एसोसिएट ट्रेनिंग 10 सप्ताह तक चलने वाली थी और इसके लिए हमें सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करना था। एक क्विक ब्रेकफास्ट के बाद क्लासेस शुरू होनी थी और शाम 6:30 बजे तक चलती रहनी थी। और कॉरपोरेट फाइनेंस, इक्विडिटी एंड डिस्ट्रेस डेट्स जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पार्टनर्स और सीनियर्स एम्प्लॉयज़ को सेशन से लेकर हमारे ग्रुप में होने वाली चीज़ों के बारे में बताना था। 20,000 लोगों की फर्म में कोई 200 पार्टनर्स थे और वे सीनियर मोस्ट पोजीशंस पर थे। उनकी सालाना कमाई $1 करोड़ तक होती। गोल्डमैन सॉक्स बिजनेस प्रिंसिपल्स खोलिए, एक सीनियर पार्टनर गैरी कोलबर्ट ने कहा, जो किसी अमीर बुजुर्ग जैसे नजर आ रहे थे। गोल्डमैन के कुल 14 बिजनेस प्रिंसिपल्स थे। लॉन्ग टर्म ग्रीड, गैरी ने बोलना शुरू किया। प्रिंसिपल्स में ये पंक्ति पढ़ी है। जी हाँ, यहाँ पर हमारा यही मकसद रहता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और लालच का चोली दामन का साथ होता है। ये गोल्डमैन की ईमानदारी थी कि वे इसको स्वीकार करते थे। वे इसमें कोई देरी भी नहीं करते थे, क्योंकि जितना लालच किया जाए वो पे ऑफ करना उतना ही अच्छा मिलता है। गैरी ने गोल्डमैन में अपने 35 साल लंबे करियर के बारे में बताया, जिसकी शुरुआत एक ऑपरेशंस असिस्टेंट के रूप में हुई थी। गोल्डमैन में सभी जमकर मेहनत करते हैं। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। यदि आपको उस आराम की लाइफ चाहिए तो ये जगह आपके लिए नहीं है, गैरी ने कहा। फिर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं कहीं और नहीं जा सकती थी। मैं न्यूयॉर्क में थी और ऐसी कहानियाँ सुन चुकी थी कि किस तरह नए एसोसिएट को ऑफिस में ही सोना पड़ता था। हमारी ट्रेनिंग शुरू हुए 2 हफ्ते हो गए थे जब अविनाश मेरे पास आया और बोला, यहाँ न्यूयॉर्क में हम इंडियन फ्रेंड्स का एक ग्रुप है। हम आज रात ड्रिंक्स के लिए मिल रहे हैं, तुम आना चाहोगी? मुझे मर्जर मॉडल स्प्रेडशीट पूरी करना है, मैंने कहा। तुम मुग्गू की मुग्गू ही रह गई, अविनाश ने कहा। हमेशा काम
में मसरूफ़ रहने वालों को मुग्गू कहा जाता है। आईआईएम में मुझे जो तमगे मिले थे वो इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन सच कहूँ तो मैंने झूठ बोला था। मेरा एक हेयर कट अपॉइंटमेंट था। यहाँ आने के बाद मैंने अपने पढ़ाकू और अनफैशनेबल लुक को त्यागने का मन बना लिया था। मेरी क्लास की एक एसोसिएट ट्रेनी के बेहद खूबसूरत कमर तक लहराते बाल थे और मैं भी ऐसी बाल चाहती थी। मेरे लिए 32वीं स्ट्रीट की एक सैलून में बुकिंग करवा दी गई थी। जाहिर है मैं अविनाश को ये नहीं बता सकती थी, वो मेरी हंसी उड़ाता। आईएमए एलुमनी ग्रुप में खबर फैल जाती कि मुग्गू बाल संवार रही है। तुम न्यूयॉर्क में हो, थोड़ा जीवी लेना चाहिए, अविनाश ने कहा। ड्रिंक्स पार्टी कहाँ पर है? मैंने कहा विस्की ब्लू पर। ये ब्लू होटल में एक बार है, बेंजामिन होटल के सामने, जहाँ तुम ठहरी हो। दुनिया में बहुत प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो केवल हम लड़कियों के लिए ही होती हैं, जैसे कि क्या पहने। उस रात मेरे पास पहनने के लिए कुछ अच्छा कुछ नहीं था। पक्का तो नहीं कह सकती, मैं देखती हूँ, मैंने कहा। क्या देखती हूँ? बस चली जाओ, उसने कहा। मेरे जैसे थोड़ी हटके लड़कियों के लिए, जिनके लिए शॉपिंग बहुत मुश्किल होती है और जो ये तय नहीं कर पाती कि क्या पहना जाए। बनाना रिपब्लिक सबसे अच्छी जगह है। हाई यंग लेडी, एक एफ्रो अमेरिकन सेल्स असिस्टेंट ने मुझसे कहा। मुझे कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक्स पर जाना है और शॉपिंग करना मेरी बस की बात नहीं। क्या मेरी मदद करेंगे? मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक केवल टेक्स्ट बुक की ही शॉपिंग की थी। शॉप असिस्टेंट ने मेरे लिए एक ब्लूलेस ड्रेस निकाली। ड्रेस फिट थी, लेकिन वह मेरी जांघों तक जाकर ख़त्म हो जा रही थी। ये बहुत छोटी है, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, ये भी वैसे ही गर्मियों के दिन है। आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं, उसने कहा। मुझे इसका ये कहना अच्छा लगा। हालांकि उसे ऐसी बातें कहने के लिए पैसे मिलते थे, लेकिन आपके लेग्स को वैक्स कराना होगा, बशर्ते आप नेचुरल रहना पसंद करती हूँ। सेल्स पर्सन ने मशहूर अमेरिकन पॉलिटिकल करेक्टनेस का उदाहरण देते हुए कहा। मैं रात 9 बजे विस्की ब्लू पहुंची। इस आलीशान बार और लाउंज के सोफे बहुत अच्छी हालत में नहीं थे और यहाँ लाइट भी डिम थी। सबसे पहले मुझे अविनाश ने पहचाना। ये तुम लेट हो गई? वाह और वाह। क्या? तुम्हारे ड्रेस में तो पहचान ही नहीं पाया। मैंने मन ही मन सोचने लगी कि ये कौन सा वाला वाव था। ओह माय गॉड, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वाला या आयरा, ये तुमने क्या पहन लिया वाला? अभिषार ने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराया। डेट्स रुचि, आशीष, निधि, रोहन और ये हैं हमारे ड्रीमर फिलोसोफर देबू। और गाइस, ये है राधिका, आईएएम की मेरी बैचमेट। एक नंबर की मुग्गू है ये। फक यू अविनाश, मैंने मन ही मन सोचा। लेकिन ये देखने में तो मुग्गू नहीं लगती, देबू ने कहा और मेरे बैठने की जगह बनाई। हमारे पास दो सोफा थे। उनमें से एक पर रुचि, आशीष और निधि बैठे थे, दूसरी पर रोहन, अविनाश, देबू और मैं बैठे थे। वेटर ने मेरे ऑर्डर के बारे में पूछा। मैं तो ज़्यादा पीती नहीं, मैंने कहा। डोंट वरी, एक बार में एक गिलास ही लेते हैं, देबू ने कहा। मैं मुस्कुरा दी। उसने मेरी आंखों में झांक कर देखा। बाकी उसका लुक फिलोसोफर जैसा था, बड़ी दाढ़ी और बिखरे हुए बालों के साथ। वाइन ठीक है, उसने कहा। श्योर, मैंने कहा। लेडी के लिए एक गिलास शिराज, देबू ने वेटर से कहा। इससे पहले मेरे लिए किसी ने शिराज ऑर्डर नहीं की थी। बाद में मुझे पता चला कि ये एक किस्म के अंगूर से बनी वाइन का नाम है। चीयर्स। ड्रिंक्स आने के बाद देबू ने कहा। सभी ने अपने गिलास उठाए। देबू ने कहा, यहाँ आने वाले नए लोगों का अविनाश, राधिका और ओवन के नाम। वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स, वेलकम टू न्यूयॉर्क। धीरे धीरे मुझसे उन लोगों के बारे में पता चलता रहा। रोहन आई एम सी से आया था। उसका जॉब मॉर्गन स्टैनले में था। निधि और आशीष एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वे मेरिल लिंच न्यूयॉर्क में 2 साल काम कर चुके थे। जब सब बातचीत में खोए हुए थे, तब देबू ने मुझसे मुखातिब हुआ। दे, दे, देवी मुझसे मुखातिब हुआ और कहा, गोल्डमैन सॉक्स राइट? दैट्स अ बिग डील। कैसा लग रहा है यहाँ वहाँ काम करना? इट्स ओके। मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ,
बहुत कुछ मेरे सिर के ऊपर से ही निकल जाता है। तुम सुनाओ, तुम्हारा कैसे चल रहा है? तुम भी किसी बैंक में हो? देववंश पड़ा? बिल्कुल नहीं, मेरा हिसाब किताब से कोई लेना देना नहीं। मैं बीपीडीओ में काम करता हूँ। ये मेडिसन एवेन्यू पर एक एड एजेंसी है। दैट्स सो कूल, मैंने कहा। मुझे मुझे यही एक अच्छा क्रिएटिव करियर समझ आया। तुम कहाँ से हो? मैंने कहा, मैं कलकत्ता में पला बड़ा, फिर दिल्ली के एसआरसीसी में चला गया, फिर वहाँ से मास्टर्स किया। मैंने उसे उसे बीच में ही रोका। एसआरसी? तुम वहाँ किस बैच में थे? 3 साल पहले पास किया था, उसने कहा। वाट, यानी तुम मुझसे एक बैच सीनियर हो? एक ही कॉलेज में पढ़ाई करने के बावजूद हम लोग कभी मिले ही नहीं थे। सॉरी, मुझे याद नहीं कि हम कब मिले थे, मैंने कहा। इसमें तुम्हारी गलती भी कि नहीं, मैं ही वहाँ हरदम पढ़ाई में डूबी रहती थी। हम दोनों हंस दिए। मेरे गिलास से जरा सी वाइन मेरे पैरों में गिर गई। उसने मुझे टिश्यू दिया। अंधेरा था, फिर मैंने पाया कि वो मेरी टांगों को देख रहा था। ओह, इस तरह से लड़के लड़कियों को चेकआउट करते हैं। गनीमत है कि अभी अंधेरा है। लगता है मुझे अपने लिए जल्दी वैक्सिंग अपॉइंटमेंट भी बुक कराना होगा। तुम कहाँ ठहरी हो? देवू ने कहा। सड़क के उस पार, बेंजामिन होटल में, लेकिन केवल ट्रेन तक। जल्दी, मुझे अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढना होगा। उसने सिगरेट जला मुझे ऑफर की। मैंने मना कर दिया। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? श्योर, तुम्हारी एड्रेस बहुत अच्छी है। ओह थैंक्स। लेकिन तुम चाहो तो इसका प्राइस टैग, मैं इस प्राइस टैग हटाता आ सकता हूँ। लेकिन तुम चाहो तो मैं ये वह प्राइस टैग हटा सकता हूँ। 69.95 अच्छे दामों पर मिल गए। मेरे चेहरे का रंग बदल कर रेड वाइन जैसा हो गया। मैं अपने जीवन में इससे पहले इतना कभी एम्बेरस नहीं हुई थी। और तुम अगर ड्रेस लौटाना चाहती हो तो उसे वही रहने दो। अमेरिका में रिटर्न पॉलिसी बहुत ज़ोरदार है। मैंने जैसे तैसे अपनी पीठ पर टंगे प्राइस टैग को ढूंढा। वहाँ से टेबल से कटलरी चाकू उठाया और प्राइस टैग को काट दिया। व्हाट्सअप गाइस? अविनाश ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे उनकी ड्रेस अच्छी लगी तो ब्रांड चेक कर रहा था। देवू ने कहा। तो मैड वाले हमेशा इन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हो, अविनाश ने कहा। ड्रिंक्स के बाद ग्रुप के लोगों ने रेस जाने का फैसला किया। पिज्ज़ा खाने के लिए एक बेहतरीन जगह। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? देवू ने पिज्ज़ा खाते हुए मुझसे पूछा। मुझे ऐसी कोई खास चीज़ पसंद नहीं थी, और इंडियन फूड का नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बोल दिया चाइनीज़। यहाँ एक जगह बहुत अच्छा चाइनीज़ मिलता है। यदि तुम चाहो तो हम कभी चल सकते हैं। क्या उसने अभी अभी मुझे अपने साथ बाहर जाने की बात कही थी? थैंक यू, बनाना रिपब्लिक। ये शायद वह केवल मदद करना चाह रहा था और मुझे बताना चाह रहा था कि अच्छा चाइनीज़ फूड कहाँ मिलता है। वो मेरी ओर देख रहा था, जवाब के इंतज़ार में। हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे एड्रेस दे सकते हो, या अगर होम डिलीवरी हो सके तो। मेरा मतलब ये था कि क्या तुम मेरे साथ वहाँ जाना चाहोगे? ओह, मैंने कहा और चुप हो गई। केवल तुम और मैं, देवू ने कहा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या इसी को एक डेट कहते हैं? ओके, हम चल सकते हैं, मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। तो अगले शुक्रवार? मेरे दिमाग में कई तरह के विचार घूम रहे थे। क्या बहुत जल्दी नहीं कर रहा था? यदि मैं हाँ कह दूँ तो बहुत चीप तो न लगेगा? कहीं वो मुझे एक स्लेट तो नहीं समझ लेगा? लड़कियाँ इस दुनिया में कैसे रहें, इसका कोई यूज़र मैनुअल क्यों नहीं हुआ था? शुक्रवार, मैंने कहा और चुप हो गए। वो ज़रूर सोच रहा होगा कि आखिर गोल्डमैन ने मुझे नौकरी पर रखा कैसे। हाँ, वीकेंड, जिसमें अगले दिन ऑफिस जाने का टंटा नहीं। उसकी आवाज़ अब बहुत सहज नहीं जान पड़ रही थी। ठीक है, मैंने ये ठीक ऐसे कहा जैसे मुझे 7 भारी सूटकेस उठाने पड़े हों। कूल, फिर मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगा कितने बजे चलना है। श्योर, मैंने कहा। और यदि तुम मुझे अपना नंबर दे सको तो, उसने कहा। ओह ऑफ कोर्स, मैंने कहा। डिस्ट्रेस डेज स्पेशल सिचुएशन ग्रुप प्रोजेक्शन सिस्टम की स्लाइड पर लिखा हुआ था। एसोसिएट ट्रेनिंग क्लास में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये सबसे मुश्किल ग्रुप था। हर साल इस ग्रुप में केवल 1 या 2 एसोसिएट को जॉब मिलता था, लेकिन ये जॉब हासिल करने वालों को तेज़ तरक्की बढ़िया बोनस भी दिया जाता था। इस प्रेजेंटेशन के लिए सब इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्पीकर ने ब्रिटिश एसेंट में कहा। आई एम नील गुप्ता, हांगकांग ऑफिस में स्पेशल सिचुएशन ग्रुप में पार्टनर।
मैंने अपनी डेस्क से सिर उठाकर देखा। वो 6 फीट का तगड़ा शख्स था। गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, हल्का भूरा रंग, कुछ पके बाल। उसने नेवी ब्लू सूट और मैचिंग टाई पहन रखी थी। उसने कहा, मैं आपको डिस्ट्रेस डेट ग्रुप का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, जो कि गोल्ड मैन में होने के लिए सबसे एक्साइटिंग जगह है। मेरे पास 4 अमेरिकन लड़कियां बैठी थी, मैगी, एंजेला, जेसिका और कैरोलिन। वे एक दूसरे को देखकर ही इस सो वो इस सो हॉट की मुद्रा बना रही थी। यदि वह इस ग्रुप का पार्टनर नहीं होता तो वह बहुत ही आसानी से उन विज्ञापनों में आने वाला एक मॉडल बन सकता था, जिनमें चंद खास लोग महंगी घड़ियां खरीदते नजर आते। उसने स्लाइड बदली। इस स्लाइड में बिजनेस की अलग अलग स्टेज के बारे में बताया गया था। शुरुआत स्टार्टअप स्टेज से होती थी। इसमें आगे चलकर ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन और डिमाइस की स्टेजेस होती थी। एंजल फंड्स, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी। उन्हें कंपनी की मैटरनिटी वार्ड भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये नई कंपनियों के लिए मददगार होते हैं। लड़कियां उसे देखकर कनखियों से इशारे करती रहीं। हांगकांग की लड़कियों को उसे देखकर गर्व की अनुभूति होती रही। नील ने अपनी बात जारी रखी। दूसरी तरफ हम डेथ वार्ड वाले हैं। हमारा काम तब शुरू होता है जब कंपनी नाकाम हो चुकी होती है और हमारे सामने ये सवाल होता है, क्या हम कुछ जोरदार करना चाहिए या फिर लाइफ सपोर्ट को हटाने का वक्त आ गया है। आपको क्या लगता है, ये कितना सरल होगा? वो क्लास में टहलते हुए मेरे पास आ खड़ा हुआ। उसने ज़बरदस्त परफ्यूम लगा रखा था, ऐसा कि आपका उसके पास जाकर उसे सूंघने का मन हो। यू यंग लेडी, तुम्हें लगता है कि फैक्ट्रियों को बंद करके लोगों की नौकरी से निकाल देना आसान है? मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। जहाँ दुनिया भर से लोग आए हों वहाँ मुझसे कोई सवाल पूछा जाएगा। क्या होगा अगर मैं कोई मूर्खतापूर्ण बात कह दी तो? कहीं वे मुझ पर दिल्ली एसेंट में तो नहीं हंसेंगे? मैं नर्वस से उठ खड़ी हुई। बैठ जाओ और अपनी सीट सही जवाब दो। कहाँ से हो तुम? इंडिया से। ओह, मेरी परवरिश वहीं की है। मैं 12 की उम्र में यूके चला गया था। एनीवे, तो तुम्हें क्या लगता है, किसी बिजनेस को कब बंद कर देना चाहिए? जब तमाम ऑप्शंस खत्म हो गए हों, जब उसे चलाए रखने का मतलब पैसा बर्बाद करना बन जाए, जब कोई उम्मीद ना बचे। तो बात तो अच्छे से कही है, लेकिन जब ऐसा होता तब क्या दिल नहीं टूट जाता? मैं चुप रही। वो आगे बढ़ गया। मरे हुए लोगों को दफनाने की कोशिश करने को क्या गलत ठहराया जा सकता है? नील ने कहा। उसके इस उदाहरण ने तस्वीर को साफ कर दिया। इससे वह विषय भी रोचक बन गया था। नील ने आगे कहा, मैं 12 साल में पार्टनर बन गया। फर्म के दूसरे पार्ट्स में इसके लिए 20 से ज़्यादा साल लगते हैं। हमारे एसोसिएट को उतना पैसा मिलता है जितना दूसरे ग्रुप्स में वीपी को मिलता है। अगर आप डिस्ट्रेस डेट से जुड़े रहते हैं तो आपको एक खासा अमीर व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। गोल्डमैन सॉक्स कभी भी सार्वजनिक रूप से पैसों की बात नहीं करती थी। ट्रेन एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते कि नील के पास कंपनी के कोई $3 करोड़ मूल्य के शेयर थे। इस जानकारी ने उसकी बोल्डनेस में और इजाफा कर दिया। उसका सेशन खत्म होने पर तालियां से स्वागत किया गया। जाने से पहले उसने आखिरी बात कही, ग्रुप में कुछ ही जगह खाली हैं। जिनको दिलचस्पी है वो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर को अप्लाई करें। हम शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। फिर उसने मेरे तरफ देखते हुए कहा, कोशिश करना, इतने सब के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। क्या उसने मुझे अप्लाई करने के लिए इशारा किया था? क्या उसको मेरा जवाब अच्छा लगा? तभी मेरा फ़ोन घरघराया। देबू का मैसेज था। ताओ रेस्तरां, 98वीं स्ट्रीट और पार्क एवेन्यू के बीच, रात 8 बजे। ओके ओके। मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरी डेट है, लेकिन उससे पहले मुझे एक और ज़रूरी काम करना था, मेरी वैक्सिंग अपॉइंटमेंट। ओहो, ज़रा धीरे। इट्स हर्ट्स, मैंने बॉक्सिंग लेडी से कहा। तुमने ये पहले कभी नहीं किया?
कोई 55 साल की वैक्सिंग लेडी कैथरीन ने कहा। मैं प्लेंडर बियर में लेटी हुई थी। मैं कंप्लीट बियर में आई थी। 98वीं स्ट्रीट और मेडिसन पर मौजूद एक वैक्सिंग स्टूडियो। किया तो लेकिन केवल 2 बार इंडिया में, सालों पहले। मैंने कहा, रियली? तब भी दर्द हुआ था? हाँ, हुआ तो था। घर में एक शादी थी और अदिति दीदी ने मुझ पर जोर डालकर ये करवाया था, लेकिन उसके बाद नहीं। काश देवी को पता चल जाता कि उसके साथ एक प्लेट नूडल्स खाने के लिए मुझे क्या सहन करना पड़ रहा है। कैथरीन ने मोल्टन वैक्स के बाउल में स्पातुला डुबाया। कोल्ड वैक्स में और दर्द होता है, लेकिन रिजल्ट लंबे समय तक रहता है। उसने मेरे ऊपर जांघों पर वैक्स लगाया, फिर उस पर 6 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी एक सफ़ेद पट्टी बिछाई। बाल उस पर चिपक गए। मैं समझ गई कि क्या ढाया जाने वाला है। क्या मुझे लोकल एनेस्थीसिया नहीं दे सकती? रिलैक्स हनी। मैंने अपने दांतों को बीच लिया और आंखें मूंद ली। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं मिडिल ईस्ट में हूँ। वहाँ पर औरतों को कोई भूल करने पर कोड़ों से मारकर सजा दी जाती है। मुझे लग रहा था मेरे लिए भी ऐसा कोई फतवा जारी किया गया है। उसने मेरी जांघें साफ की और फिर मुझे पलटने को कहा। मुझे लग रहा था कि मैं कोई मछली हूँ जिसे डिनर के लिए तैयार किया जा रहा हो। तुम ब्राज़ीलियन पसंद करोगे? उसमें केवल $15 और लगेंगे। ये क्या होता है? इसका मतलब है सबको सफाचट वहाँ पर भी। मुझे उसकी बात समझने में सेकंड न लगे। तब जाकर मुझे समझ में आया कि वह करवाने में कितनी तकलीफ होने के साथ कितना अजीब भी महसूस होगा। क्या अब लड़कियां करवाती हैं? सभी लड़कियां। आजकल के लड़कों को बुशेस पसंद नहीं। ठीक है, मैंने खुद से कहा, $15 ये तो और लगेंगे, करवा लिया जाए। यू वांट इट? कैथरीन ने पूछा। शायद हाँ। आज रात देबू के लिए नहीं, लेकिन शायद मेरे लिए। राधिका बहुत पढ़ाकू बनकर रहना। इसे करवा ही डालो। बहुत हुआ पढ़ाकू बन गया, इसे करवा ही डालो। श्योर ब्राज़ीलियन हो जाए। इसके बाद जो हुआ मैं डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी। कैथरीन ने मेरे शरीर के उस हिस्से का अच्छे से मुआयना किया जिसे अभी तक किसी ने देखा नहीं था। फिर उसने वहाँ पर कोल्ड वैक्स लगा दिया। मैं सोचने लगी कि हम लड़कियाँ ये सब क्यों करवाते हैं, लड़के ऐसा क्यों नहीं करवाते। फिर मैंने सोचा कि इससे तो सऊदी अरब के कूड़े खाना ही बेहतर है। देर भी हो। कैथरीन ने 10 मिनट बाद कहा, तुम बहुत ही जल्दी इसकी आदत हो जाएगी और मेरा यकीन मानो उसको ये बहुत पसंद आएगा। ऐसा कोई नहीं है। मैं उसे कहना चाहती थी कि मैं आज केवल वांटन सूप लेने जा रही हूँ, वांटन सेक्स करने नहीं। कैथरीन अपने साथ क्रिस्टल डॉट्स की एक स्ट्रिप लेकर लौटी। और एक स्पेशल प्रमोशन के चलते ब्राज़ीलियन करवाने वाले अपने सभी कस्टमर्स को हम देते हैं मुफ्त स्वारोविस्की सेवा। यकीन मानो इससे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। मुझे यकीन नहीं हुआ जब कैथरीन वहाँ पर 30 क्रिस्टल्स का एक पैटर्न बना दिया। इसके बाद उसने मुझे खड़े होकर आईने में देखने को कहा। मैं किसी स्टेप जैसी दिख रही हूँ? मैंने कहा, नहीं, तुम सेक्सी दिख रही हो, लेकिन मैं वहाँ पर क्रिस्टल्स पहनकर नहीं चल सकती। कोई बात नहीं, 2 दिन में निकल जाते हैं, खासतौर पर जब तुम उसे साबुन से अच्छे से रगड़ो। देबू का फ़ोन है। ये ट्रेनिंग हो गई? टाइम पर पहुँच जाओगी? हम 8:30 पर मिले। हाँ, ट्रेनिंग हो गई, बस थोड़े इंटरनल इश्यूज़ थे, मैं जल्दी पहुँच रही हूँ। तुम तो कमाल लग रही हो। उसने कहा, थैंक यू। मैंने कहा, और तुम्हारी ड्रेस भी बहुत प्यारी है, और देखो आज को टैग भी नहीं है। मैंने कहा, पीछे मुड़कर दिखाया। हम दोनों हंस पड़े। मैंने एक मिलिट्री ग्रीन लेस ड्रेस पहनी थी। वे मेरे घुटनों से बहुत ऊपर ख़त्म हो जा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता देबू 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 अभी तक उसे नोटिस किया था, जिसके लिए मैंने $100 खर्च किया था। रेस्तरां में डिम लाइट थी और मेरी टांगें टेबल के नीचे छुपी हुई थी। देबू ने हमारे लिए एक सेट डिनर ऑर्डर किया।
हम ताओ में अपर लेवल में थे। न्यूयॉर्क को देखते हुए वह काफ़ी बड़ा रेस्तरां था। नीचे हम बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति और कोई पांड देख सकते थे। नाइस प्लेस, मैंने कहा। तुम्हें पता कि यहाँ सेक्स एंड द सिटी की शूटिंग हुई थी? देबू ने कहा। नहीं, वैसे आज का दिन कैसे रहा? अच्छा, हम अंडर आर्मर नाम के लिए एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड का प्रमोट कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये चलेगा। गोल्डमैन में सब ठीक चल रहा है? मैं अब भी ट्रेनिंग के दौर से ही गुजर रही हूँ। काम बहुत है और आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। मैंने उसे नील की प्रेजेंटेशन के बारे में बताया और वह भी कैसे मुझ और ये भी कि कैसे मुझसे उसने बाहरी क्लास में सवाल पूछा था। मैंने कहा, सोच रही हूँ कि डिस्ट्रेस डेट के लिए अप्लाई करना चाहिए। वैसे भी बहुत कठिन है। तुम अप्लाई क्यों नहीं कर सकती? तुम आईएम से हो, तुम आसानी से उसे क्रैक कर दोगे। लेकिन मेरी क्लास में दुनिया के टॉप क्लास कॉलेजेस के लोग हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एक एक कर गिनते जाओ। तो क्या हुआ? तुमने एक सवाल का जवाब दिया था ना? मैंने देवू की ओर देखा। उसने मेरी बातों को ध्यान से सुना था। उसकी गहरी काली आंखें कैंडल लाइट में चमक रही थी और अपनी कुर्सी पर पीछे खिसके और क्रॉस लेग करके बैठ गई। ऐसा करना बहुत स्मूथ लगा। उसकी वजह सोचकर मुस्कुरा दी। तो मुस्कुरा क्यों रही? उसने पूछा। कुछ नहीं, सुनो। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें अप्लाई करना ही होगा। बहुत सारे इंडियंस इस शहर में आते हैं और इसे देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करो। तुम वह कर सकती हो और करोगी। थैंक्स। और तुम्हारा वेंडर आर्मर भी कामयाब रहेगा। चीयर्स, उसने कहा। हमने अपने पानी के गिलास उठा लिए। वेटर हमारा खाना लेकर आया। चिकन नूडल सूप और वेजिटेबल फ्राइड राइस। सूप का स्वाद मुझे नहीं जमा तो मैं राइस खाने लगी। तुम्हें चिकन पसंद नहीं? उसने कहा। मैं मीट खा लेती हूँ, लेकिन मैं वेजिटेरियन ही प्रेफर करती हूँ। मैंने कहा, मैं भी वेजिटेरियन हूँ। उसने कहा, रियली? मैं बंगाली हूँ। हम लोग के लिए फिश, चिकन और वेजिटेबल की तरह है। हम दोनों हंस पड़े। पूरे डिनर के दौरान हम बातें करते रहे। उसने मुझे कोलकाता में अपने पेरेंट्स के बारे में बताया। उसके पिता की एक प्रिंटिंग प्रेस थी, हालांकि अब उससे ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। उसकी माँ हाउसवाइफ थी। देवू बचपन से ही पेंटर बनने का सपने देखता था, लेकिन बाद में वह कमर्शियल आर्टिस्ट बनने पर राजी हो गया। उसके पेरेंट्स ने इतनी बचत की थी कि अमेरिका में डिज़ाइन एंड आर्ट्स का कोर्स करके भेज सके। कैंपस प्लेसमेंट के ज़रिए वह जॉब मिला था। एडवर्टाइजिंग की फील्ड कूल लगती है, और वह भी मेडिसिन एवेन्यू पर। दुनिया में ये करने के लिए इससे बेहतर जगह कोई दूसरी नहीं, मैंने कहा। लेकिन अंदर से सब कुछ इतना कूल नहीं है। पॉलिटिक्स चलती रहती है, पैसा बहुत नहीं मिलता। मैं लकी था और मुझे अच्छे कैंपेन्स के काम में काम करने का मौका मिला, लेकिन जूनियर्स को ज़्यादा क्रिएटिव काम नहीं मिलता। लेकिन बात केवल किस्मत की नहीं होगी, तुम अपने काम में माहिर भी होंगे। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। वह चॉपस्टिक की मदद से खा रहा था। मैंने भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मिनी में मुझ मिनी मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए फोर्क और स्पून से खाना ही बेहतर होगा। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, उसने कहा। डेजर्ट? मैंने मेनू को देखा। उसने स्वीट रेड बीन पुडिंग और टोफू आइसक्रीम लिखा दिया। रेड बीन पुडिंग, ये क्या होता है? मैंने कहा। राजमा? कह लो राजमे की खीर जी। चाइनीज डेजर्ट में वो बात नहीं होती। बंगाली मिठाइयों को कोई जवाब नहीं, मैंने कहा। देवू का सीना जैसे गर्व से फूल गया। बंगाली मर्द भी बुरे नहीं होते, उसने कहा। क्या उसने मेरे साथ फ्लर्ट किया? क्या इसे फ्लर्टिंग कहते हैं? क्या मुझे भी इसका कोई ऐसा ही जवाब देना चाहिए? बंगाली मिठाइयों में जितनी स्वीट है, मैंने पूछा। देखा, मैं भी फ्लर्ट कर सकती हूँ। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। थोड़ा रुक कर कहा, तुम खुद ही क्यों नहीं पता कर लेते? डेट्स इनफ, राधिका।
आप बात खतरे के निशान से ऊपर जा रहे थे। सब्जेक्ट बदलने की कोशिश करो। तुम अपने पहली डेट पर स्लट समझी जाना पसंद नहीं करोगे। मैं खुद से बात कर रहे थे। देखिए, हमारे साथ यही होता है, जब हम किसी मर्द के साथ होती हैं तो हमें लगता है कि वो हमें कोई इम्तिहान दे रही हैं, दे रहे हम हमको इम्तिहान दे रही हों। सवालों को सोच समझ कर जवाब देना, इस तरह दिखाना मानो हम कुछ समझते ही नहीं। नेचुरल होने के बजाय हमेशा बनने की कोशिश करना। मर्दों का पता नहीं, अलबत्ता अभी मैं ज़रूर एक रसगुल्ला खाना चाहूँगी, मैंने कहा। लेकिन यहाँ मैनहट्टन में वो कहाँ मिलेगा? कोई बात नहीं, हम बंगालियों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। तो किसी रसगुल्ला प्लेस में चला, यहाँ पर। उसने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। बिल आया, उसने खोल कर देखा। हम आधा आधा कर लें, मैंने कहा। $20 के 2 नोट निकाल लिए। उसने कुछ पल सोचा, फिर कहा, एक्चुअली नो, इस बार मेरी तरफ से ये दावत। डेट्स पर तो ऐसा ही होता है, लेकिन फिर जेंडर इक्वलिटी का क्या होगा? मैंने खुद से कहा, क्यों, हम मिलकर कर सकते हैं, मैंने कहा। नहीं, उसने पर्स से पैसे निकालते हुए कहा, इतने ज़्यादा नहीं है, तुम चाहो तो रसगुल्ले पर अपने पैसों से खा लेना। देबू और मैं येलो कैब लेकर 28वीं स्ट्रीट और लेक्सिंगटन एवेन्यू पर पहुंचे। ये एरिया मरी हिल कहलाता है। इसको करी हिल भी कहते हैं, देबू ने टैक्सी से निकलते ही बताया। आसपास का नज़ारा देखकर मैं समझ गई क्यों। सड़क के दोनों तरफ इंडियन इंडियन बांग्लादेशी पाकिस्तानी रेस्तरां थे। कुछ तो भारत के रोड साइड ढाबों की याद दिलाने वाले थे। क्या हम न्यूयॉर्क में ही हैं? मैंने हंसते हुए कहा। ये मिड टाउन मैनहट्टन है, देबू ने कहा। तुम्हें पसंद आया? मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अच्छा होता यदि हम पहले ही यहाँ आते। ओह, तब तो ताव पर बेकार ही पैसा खर्च किया। काश मुझे पता होता कि तुम एक चीप डेट हो सकती हो। डेट? उसने डेट शब्द का इस्तेमाल किया। क्या मैं एक डेट पर हूँ? हम लाहौरी कबाब नाम की पराठा शॉप पर गए। उसके इसके बावजूद डेट पर होने के बाद मुझे रोमांचित कर रहे थे। क्या हम एक पराठा ले सकते हैं, मैंने कहा। लेकिन हाँ, लेकिन हमने अभी तो खाना खाया। मैं पंजाबी हूँ, राइस को हम लोग खाना नहीं समझते। देबू ने 2 गोभी पराठे ऑर्डर किए। मैंने देखा कि वो 4 इंडियन लड़के भी मौजूद थे जिन्होंने नियॉन कंस्ट्रक्शन वर्कर वाली जैकेट पहन रखी थी। मैंने देखा वो मेरे टांगों को घूर रहे थे। चलो, आखिरकार इतना पैसा खर्च करने के बाद कोई देखने वाला मिला, मैंने खुद से कहा। रेस्तरां में इंडियन मिठाइयाँ भी थी। पराठों के बाद हमने दूध रसगुल्ले खाए। बेहतर होगा तुम कल लंच ही ना लो, मिनी ने कहा। मोटी टांगों को वैक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मुझे अच्छा लगा है कि तुम एंजॉय कर रही हो, देबू ने कहा। सॉरी, मैं इन हफ्तों में इंडियन फूड नहीं खा मैंने कई हफ्तों से इंडियन फूड नहीं खाया था, मैंने कहा। उसने एक टिश्यू से मेरे होंठ पोंछ दिए। मैं मुस्कुरा दी। ब्रुकलिन में यहाँ मैं रहता हूँ ब्रुकलिन में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अभी कुछ इंडियन रेस्तरां हैं, देवो ने कहा। तुम ब्रुकलिन में रहते हो, मैंने कहा। हाँ, मैंने कहा था ना कि ऐड की दुनिया केवल कागज़ पर ही ग्लैमरस होती है। वे इतना पैसा नहीं देते कि हम ब्रुकलिन में ही रहने की जगह अफोर्ड कर सकते हैं। हम यानी? मैं शेयर करता हूँ, मेरे साथ 2 और बंदे हैं। ओह, ओके। मुझे भी जल्दी अपार्टमेंट लेना है, मैंने कहा। बिल आया। इस बार मैंने पैसा चुकाया। कुल जमा $8। हम उठ खड़े हुए। क्या तुम अगले हफ्ते कोई मूवी देखना चाहोगे? शाहरुख खान की डोन 2 आ रही है। यहाँ इंडियन मूवीज़ के थिएटर भी हैं, मैंने उत्साह से कहा। हाँ, हैं कुछ। तो अगले शुक्रवार। मैंने सिर हिलाकर हमें भर दी। डेट नंबर 2 बेबी, मैंने खुद से कहा और मन ही मन खुद को एक हाई फाइव दिया। 1 महीने बाद एसोसिएट ट्रेनिंग के आखिरी दिन मुझे अपनी ट्रेनिंग मैनेजर जेन रोसेनबर्ग का एक मेल आया। उसने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। मैं सोचने लगी कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। मैं देबू से मिलने के लिए कुछ क्लासेस स्किप की थी। क्या उन्हें पता चल गया? मैंने और देबू ने 2 फिल्म देखी थी। एक यहाँ की बेसबॉल गेम और दूसरा द लॉयन किंग।
नाम का एक ब्रॉडवे म्यूजिकल। हमने मैनहट्टन के तमाम रेस्तरां छान मारे थे और इटालियन, इंडियन, मिडिल ईस्टर्न हर जगह का खाना खा लिया था। मुझे न्यूयॉर्क से प्यार हो गया था। मुझे देबू भी अच्छा लगने लगा था, हालांकि अभी तक हमारे बीच रोमांटिक रिलेशन नहीं थे। मैं अगली डेट कल थी, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वाइन कलर ड्रेस चुनी थी, मेरी अब तक की सबसे बोल्ड ड्रेस। तभी मार्क नाम के एक अमेरिकन एसोसिएट ने आकर कहा कि क्या जेन ने मुझे भी अपने ऑफिस बुलाया है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मेरे ईमेल पर तुम्हारा नाम की सीसी में था। तुम और मैं एक एसोसिएट कॉल कार्ल वोंग को बुलाया गया है। मैं 50वीं ब्रीड स्ट्रीट पर 16वें फ्लोर पर मौजूद जेन के ऑफिस पहुंचे। जेन 40 पार की महिला थी, अपने डेस्क पर बैठे कंप्यूटर में खोई थी। वेलकम, तो आप लोग हैं न्यू एसोसिएट? जेन ने कहा। मैं मार्क और कार्ल की ओर देखा, मेरी तुलना में वो ज़्यादा ही रिलैक्स नज़र आ रहे थे। मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास आपके लिए फ्रेश ऑफर्स हैं। आप तीनों का सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट डेट ग्रुप के लिए कर लिया गया है। यस, मार्क ने कहा और हवा में मुक्का मारा। फिर मार्क और कार्ल ने हाई फाइव किया। रियली, मैंने कहा। मैं तो पूछना चाहती थी कि यहीं कोई भूल तो नहीं हो रही है। ये सच है कि मैंने अप्लाई किया था। मैं कुछ लोगों से मिली भी थी, लेकिन मुझे तो कभी नहीं लगा था कि मेरा दूर दूर तक कोई चांस है। ये एक टफ चैलेंज है, लेकिन एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है, जिन कह रहे थे। क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे? यस, ऑफ कोर्स आई एक्सेप्ट, मार्क ने कहा। आई एम गोइंग टू किल इट, टोटली एक्सेप्ट, कार्ल ने कहा। मूल रूप से चीनी होने के बावजूद इसकी आवाज़ में अमेरिका एसेंट था। और तुम राडी का? यस, वेल आई एम थिंकिंग। मैं क्या सोच रही थी, क्या मैं ये कर पाऊँगी? कहीं भूल से तो मेरा ना कहीं ले ली गया, कहीं बहुत कठिन तो नहीं होगा? हम लड़कियों के साथ ये दिक्कत है, लड़के तो इस ऑफर पर खुशी से कूद सकते हैं। मैं उलझन में डूबी हुई थी। मिनी में क्या कुछ, तुम कुछ देर को चुप रहोगी? मैंने गहरी सांस ली। यस आई एक्सेप्ट, मैंने कहा। ऑफर लेटर साइन करते समय मैंने अपने भीतर रोमांच की एक सिहरन महसूस की। मैं इसे किसी से शेयर करना चाहती थी। मैंने तय किया कि इंडिया बाद में फ़ोन करूंगी और पहले मैं देबू को बताऊंगी। देबू, मुझे डिस्ट्रेस डेट मिल गया है, मैंने कहा। मैं तो पहले ही कहा था कि तुम ये कर सकती और करोगी। हाँ, तुमने कहा तो था। देखते हैं अब क्या होता है। तुम क्या कर रहे हो? मैं ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन में बिजी हूँ। तो हम कल मिल रहे हैं, राइट? बिल्कुल, और इस बात दावत मेरी तरफ से। मेरे ख्याल से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। श्योर, आई कांट वेट, देबू ने कहा। मैंने एक और ज़रूरी कॉल किया। कम्प्लीटली बेयर, मैं कल के लिए वैक्सिंग अपॉइंटमेंट बुक करना चाहती हूँ। शैम्पेन मैम, जैसा कि हमने ऑर्डर किया था, वेटर ने कहा। उसने 2 गिलास तैयार किए और बोतल को एक आइस बकेट में रख दिया। हम सो के एक्वा ग्रिल में आए थे। इस रेस्तरां की खासियत थी सी फूड। देबू ने मुझे बताया था कि कोलकाता में हर खाने में फिश होती थी। हमने सेट डिनर चुना। वेटर सालमन और एक्सपैरेगस से बना स्टार्टर लेकर आया। वाह, ये तो कमाल है, देबू ने कहा। तुम्हें सी फूड पसंद है, इसलिए मैंने ये जगह चुनी, मैंने कहा। तुमने सिर हिलाकर खीसे निपोड़ दी। उसने सिर हिलाकर खीसे निपोड़ दी। हर बार उससे मिलने पर मुझे उसके कर्ली बाल, बड़ी दाढ़ी और मुस्कुराहट और अच्छी लगने लगी। मेरी ड्रेस मेरी जांघों पर ही ख़त्म हो जा रही थी। मैं सोच रही थी कि वो इसको नोटिस करेगा या नहीं। मेरे जब
जब से हम पहली बार मिले तब से हर हफ्ते मिलते आ रहे हैं, है ना? उसने कहा। मैंने उस काउंटर पर अपनी नज़रें जमा दी। हाँ, ये सच था। पर हमने कभी तक किस क्यों नहीं किया? वह किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना गलत है? क्या उसे मुझे इसके लिए पूछना चाहिए? क्या सोच रही हो? देबू ने कहा। न कुछ। कुछ नहीं। शायद अपने लिए असाइनमेंट को लेकर नर्वस हूँ। आखिर कोई लड़की ये कैसे बोल सकती है कि वो किसी के बारे में सोच रही थी? ऐसा तो सुपर सेलेक्ट ही कर सकती है। रिलैक्स, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम बहुत सपोर्ट हो। मैं अपनी ज़िंदगी में इतने स्मार्ट लोगों से कम ही मिला हूँ। तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं अपनी ज़िंदगी में इतने स्मार्ट लोगों से कम ही मिला हूँ। मैंने उसकी ओर देखा। एक मर्द होकर एक लड़की की स्मार्टनेस की तारीफ करना, अब तो मैं उसे और चूमना चाहती थी। देबू, तुम कुछ करोगे या नहीं? ये बस ठूस ठूस कर खाते रहोगे? मैंने अपनी टांगें समेट ली, उनकी स्मूथनेस को एंजॉय करने लगी। देबू, अगर तुम सही कदम उठाते हो तो आज की रात तुम्हें बहुत खुशियाँ मिल सकती हैं। डिस्ट्रेस डेट, ये सुनने में डरावना लगता है, देबू ने कहा। आखिर मैं सब्जेक्ट को डिस्ट्रेस डेट में बदलकर मेरी वैक्स टांगों को कैसे लेकर रहा हूँ? हाँ, डरावना तो है। आपको ज़ब्ती बिजनेस ओनर से नेगोशिएट करना होता है। वे कभी-कभी बैंक को पैसे चुकाने से मना कर देते हैं। तब हमें उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त करके अपनी रकम हासिल करनी होती है। वाह! ये सुनने के लिए तो एक रेगुलर डेस्क जॉब नहीं मिल लगता। हाँ, इसलिए टीम में बामुश्किल ही कोई लड़की है, वहाँ मर्दों का जॉब है। व्हाट नॉनसेंस! एक लड़की ये क्यों क्यों नहीं कर सकती? लड़कियाँ बेहतर नेगोशिएटर होती हैं। तुम मुझे पसंद हो, सचमुच। आगे बढ़ते जाओ, देबू बोलता रहा। ये सब मर्दों की फैलाई हुई बकवास है, ताकि लड़कियां कोई पोजीशन ना हासिल कर सकें। हकीकत तो है कि मर्द तुम जैसे टैलेंटेड लड़कियों से डरते हैं। थैंक्स देबू। लेकिन आज रात मेरे सामने डिस्ट्रेस डेट से भी बड़ा चैलेंज था। मुझे देबू को बढ़ावा देना था, ताकि बात आगे बढ़ सके। लेकिन जैसा कि जाहिर है, चूंकि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए वो मुझे दिखावा भी करना था कि मैं कुछ नहीं जानती। वेटर ने हमारा फाइनल कोर्स ला कर दिया। मिसो सॉस के साथ परोसी गई कॉड फिश। वाह! इससे बेहतरीन फिश मैंने कभी नहीं खाई। ये शायद इससे बेहतर कोई और चीज़ ही मैंने नहीं खाई, देबू ने कहा। हाँ, लेकिन अभी डिज़र्ट बाकी है। सबसे अच्छे को सबसे आखिर के लिए बचा कर रखो, मैंने कहा। क्या ये डबल मीनिंग है? फक, अपने आप को एक सेलेक्ट साबित मत करो, राधिका। वह हंस पड़ा। क्या वह मेरी बात समझ में क्या उसे मेरी बात समझ में आई? तुम तो जानती हो कि बोंगस और मिष्टी का नाता है। उसने कहा। नहीं। तुम तो जानती हो बोंग्स और मिष्टी का नाता। उसने कहा। नहीं, वो नहीं समझा था। काम कैसे चल रहा है? मैंने कहा। बढ़िया। अंडर आर्मर वाले मामले में हमें लगभग कामयाबी मिल गई है। मेरे बॉस का कहना है कि अगर मैं डील कराने में कामयाब हो जाता हूँ तो मुझे प्रमोट करके सीनियर क्रिएटिव एसोसिएट बनवा देंगे। ये तो सुनने में डिस्ट्रेस डेटा एसोसिएट से कहीं कूल लग रहा है। वह हंस दिया। तुम्हें पैसे ज़्यादा मिलते हैं तो ज़्यादा कूल है वह। मैं पैसों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए फिर से सब्जेक्ट बदलने की कोशिश करने लगी। अंडर आर्मर एक कूल ब्रांड है। कल मैं इनको स्टोर कल मैंने इनके स्टोर देखा। ग्रेट स्टफ, मैंने कहा। मैं उनके कैंपेन पर काम करने के लिए बेताब हूँ। मैं उनके कैंपेन पर काम करने के लिए बेताब हूँ। हमारी आखिरी डिश डार्क चॉकलेट माउस केक विद ऑरेंज सॉस थी। तुमने कमाल का रेस्तरां चुना, राधिका, देबू ने कहा। पहले तो मुझे लगा था कि ये बहुत फैंसी है, लेकिन खाना तो बहुत मज़ेदार था। वाह! वेटर बिल्लाया। उसने उसे देबू को थमाया, लेकिन मैं उसे उसके हाथ से छीन लिया। मैंने देबू से कहा था कि ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी।
मैंने बिल पर नज़र दौड़ाई। $200 का बिल था। मैंने बिल फोल्डर में पैसे रखा और उसे वेटर को दे दिया। बहुत भारी बिल था ना, तुमने इतना खर्चा क्यों किया? लुक, मैं न्यूयॉर्क में अपने अकेले दोस्त के साथ सेलिब्रेट करना चाहती था, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैंने अपना शैम्पेन का गिलास उठाया। उसने भी ऐसा ही किया और एक टोस्ट दिया। मेरी टैलेंटेड दोस्त राधिका के नाम, जो डिस जो डिस जो डिस्ट्रिक्ट डेट में लेकर मर्दों को बता कि काम कैसे किया जाता है। हमने तय किया कि एक्वा एक्वा ग्रिल से बेंजामिन होटल तक का सफ़र हम पैदल चलकर तय करेंगे। वहाँ से दीपू ब्रुकलिन की एक सीधी ट्रेन पकड़ सकता है। मेरे पास अब केवल 30 मिनट बचे थे। मेरे भीतर का एक हिस्सा चीख कर कह रहा था कि देबू मुझे किस करो, लेकिन जाहिर है वो अच्छी इंडियन लड़के के रूम में ताउम्र ब्रेन वॉशिंग किए जाने के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। देबू ने कोई पहल नहीं की थी, अलबत्ता पूरे रास्ते में बहुत अच्छी बातें ज़रूर करता रहा। ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां अच्छा काम करके दिखाएं। ये नौजवान लड़कियों के लिए एक उदाहरण होगा। वो इससे इंस्पायर होंगी। उसने कहा। लेकिन मैं किसको इंस्पायर कर रही हूँ? मैंने कहा। मेरे दिमाग में इस समय कई चीज़ें चल रही थी, जैसे क्या उसने मेरे लेग्स पर गौर किया? कहीं डिनर में मेरा पेट ज़्यादा तो नहीं फूल गया? मेरे बूब्स तो अपनी जगह पर ठीक है ना? क्या इस बंदे को धीमे नहीं चलना चाहिए ताकि मैं अपनी हील्स को आराम से चल सकूं? ऑफकोर्स तुम एक इंस्पिरेशन हो, मिसाल के तौर पर तुम्हारे कजिन्स के लिए। मैं हंस दी। क्या हुआ? उसने कहा। पता नहीं, मेरी बहन अदिति ने बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन किया, फिर भी उसे पसंद करने वालों की तादाद बहुत कम है। मेकअप, कपड़ों वगैरह के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा जानती है। अब जाकर देबू ने कहा, तुम्हारी कपड़ों की चॉइस बहुत अच्छी है। रियली, मुझे इस पर यकीन करने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तुम्हारी एक सटलस अंडरस्टैंड स्टाइल है, जैसे ये रेड ड्रेस। माफ़ करना, लेकिन क्या? लेकिन तुम इसमें बहुत हॉट लग रही हो। ओह देबू, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने हॉट कहा था। दुनिया में आखिर कोई ऐसा था जिसे मैं हॉट लगी थी। मेरे भीतर मेरी आत्मा ब्रेक डांस कर रही थी। सचमुच। मैं अपने टोन को जितना हो सके उतना कैजुअल रखते हुए कहा, हाँ, उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात का बुरा नहीं माना होगा। बुरा? अरे तुम तो लगातार बोलते रहो। होटल पहुंचने में अभी 10 मिनट थे। प्लीज़ मेरी तारीफ करते रहो। मेरे कपड़ों, लुक्स और मेरे लेग्स के बारे में बोलोगे तो और अच्छा होगा। मैंने इस कम्प्लीमेंट को बहुत मिस किया है। नहीं, मैं क्यों बुरा मानने लगे? जनरली हम काम वगैरह की बातें करते हैं, लेकिन इट्स ओके। मैं तो ये जानने को तैयार रहती हूँ कि आखिर मर्द लोग सोचते क्या हैं। मैंने कहा और हंस पड़े। आई थिंक तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा फिगर है। उसने कहा। कौन सा हिस्सा? कौन सा हिस्सा? मैं एक्साइटमेंट में चीखना चाहती थी। तुम्हें मेरी कमर अच्छी लगी या बूब्स? ये पिछवाड़ा? बोलो ना देबू। रियली? मैंने कुछ इस तरह कहा जैसे कि मुझे इस बात कह जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, तुम्हारी लेग्स, आई मीन यू हैव नाइस लेग्स। ओह, तो तुम्हें मेरे बारे में बस ये अच्छा लगता है? स्टूपिड राधिका, ये क्या था? मैंने खुद से कहा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे चेहरा भी पसंद है, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी एक्चुअली। हाँ, तो अब तो तुम ये कहोगे कि लेकिन पसंद तो तुम्हें मेरी लेग्स ही है। वैसे ये भी अच्छा ही है, क्योंकि मैंने इसके लिए $100 चुका है। नो नो, सॉरी, आई मीन रिलैक्स देबू, मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने कहा और उसका गर्म हाथ थाम लिया। मैं नहीं चाहती थी उसका मूड उखड़ जाए, लेकिन मैं और भी नहीं चाहती थी कि मेरी तरफ से पैर समझा जाए। वो हम लड़कियां इतने रूल्स क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? हमारे रू हम लड़कियों को इतने रूल्स क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। हम बॉन्स एंड नोबल बुक स्टोर के करीब से गुजरे और हमें एक ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करना पड़ा। इस बार उसने मेरा हाथ थाम लिया। हमने हाथ थामे सड़क पार की, लेकिन उसने मेरा हाथ उसके बाद भी नहीं छोड़ा। मैंने उसे कनखियों से देखा और मुस्कुरा दिया। एक्चुअली
मेरी बहन ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने कहा। ओह! इस पर यकीन करना कठिन है, बशर्ते वो कोई मिस यूनिवर्स वगैरह ना हो। मैं उसके इस इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट पर मुस्कुरा दी। मेरा मन कर रहा था उसके घुंघराले बालों पर अपनी उँगलियाँ फिराने लगूँ। फिर उसने कहा, एक्चुअली अगर वो मिस यूनिवर्स होगी तो मैं तुम्हें ही ज़्यादा खूबसूरत मानूँगा। खूबसूरत झूठ। हाँ, ज़िंदगी में इसका भी एक मुकाम होता है। मैंने यहाँ पढ़ते हुए सोचा। थैंक्स देबू। 65 65।